बिल्कुल भाई साहब, अपने आप को अनम्यूट करिएगा। जी भाई साहब। भाई साहब, आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है अभी। माननीय राष्ट्रीय सचिव महोदय जी, आपका जो है माइक अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। भाई साहब, आपका ऑडियो नहीं कनेक्ट हुआ है, ऑडियो कनेक्ट कीजिए। आप सभी को सादर प्रणाम। आरोग्य भारती काशी प्रांत के तत्वावधान में योग सप्ताह मनाया जा रहा है। इस पावन सप्ताह पे हम लोग प्रत्येक दिन कुछ नया कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे बीच आरोग्य भारती के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर राकेश पंडित जी भाई साहब हमारे बीच हैं। आप केंद्रीय शासी बोर्ड के सदस्य भी हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि आज
हम सभी को आपके आशीर्वचन मिलेंगे, आपको सुनने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पहले मैं अपने आराध्य भगवान धन्वंतरी जी की स्तुति करना चाहूँगा, जिसके लिए मैं आरोग्य भारती काशी प्रांत के सह सचिव डॉक्टर विपुल नारायण सिंह जी से निवेदन करता हूँ कि भगवान धन्वंतरी की आराधना से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरवन्दितपादपद्मम् लोके जरारुकभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां न त्वां कामे राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम् आमे दुख तप्तानां गाड़ीनां अर्तिनाशनम्। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं एक बार सबको म्यूट कर दे रहा हूँ। मैं आरोग्य भारती काशी प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रनील बसु जी से निवेदन करता हूं कि अपना अध्यक्षीय उद्बोधन और आज के कार्यक्रम पर प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर इंद्रनील बसु जी। हेलो जी, आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज तो निकाल बोलिए। हेलो जी, आवाज आ रही है सर, बोलिए। आवाज आ रही है सर? हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ भाई, आप क्या बोले? सुन नहीं पाए थे, कॉल आ रहा था, क्यों सुन नहीं पाए? मैंने कहा कि सर आप कार्यक्रम को प्रारंभ करें, आप अपना उद्बोधन दें आज के कार्यक्रम अच्छा, के। अच्छा। जी नहीं, माननीय डॉक्टर राकेश पंडित जी, आरोग्य भारती के हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में आज मौजूद हैं और योग दिवस के कार्यक्रम में आज आपका उद्बोधन हम लोग सुनने से सौभाग्य प्राप्त होंगे। योग पहले काफी हजारों साल से भारत में इसका प्रचलन रहा है और हाल ही के कुछ सालों में ये पाश्चात्य देशों और विभिन्न अलग अलग देशों में बढ़ा है। कुछ दशकों से, कुछ सालों से बहुत योग है और योगासन का सब लोग समझते नहीं। योगासन को लोग योग समझते हैं, जबकि योग अलग। योगासन भी एक योग का हिस्सा जरूर है, जैसा कि राकेश भाई साहब हमें बताएंगे डिटेल में। मैं तो बहुत का जानकार नहीं हूँ, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत सुना हो। और साथ में तरह की शैली, ध्यान, आहार सब कुछ आ जाता है। तो योग एक प्रकार जीवन शैली है, जिससे हम सिर्फ योगासन तक कुछ घंटों तक या कुछ मिनटों तक करके हम अगर समझ रहे हैं कि मैंने योग कर लिया, तो वो गलत होगा। क्योंकि हमें योग की परिभाषा को और बढ़ा करके सोचना होगा और हमारे अंदर हर समय योग करते रहने की प्रवृत्ति लानी होगी, ताकि हम सदाचार से रहें। योगासन करते रहें, ठीक है, लेकिन भगवान की याद करें। खान पान, आहार, व्यायाम सब कुछ संयमित रूप से हो। एक जीवन दर्शन के रूप में हमें योग को लेना। यही पुराने जमाने के योग गुरुओं ने कहा है कि सात्विक तरीके से रहें और स्व को भगवान के साथ जोड़ने का नाम ही योग है। इस बृहद परिप्रेक्ष्य में ये मेरा मानना है। योग आजकल सिर्फ बीमारियों के संदर्भ में ही बात किया जा रहा है कि योग रहने से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। आपको अगर हार्ट का प्रॉब्लम है, आपको शुगर है, या ब्रेन का प्रॉब्लम है, गैस्ट्रो का प्रॉब्लम, तो योग करिए। ये योग मुद्राएं हैं, योगासन है, जिससे आप ठीक सकते हैं। लेकिन योग बीमारियों से मुक्त होने के लिए नहीं है। योग बीमारी ना हो इसके लिए हमें करना है। योग का प्रचलन हमें इसलिए करना चाहिए हम स्वस्थ रहें, न कि अस्वस्थता को हमारे अंदर से निकालें।
जो देशी कॉन्सेप्ट है डिजीज का वो ये कि हमारे अंदर जब कोई रोग नहीं रहता है तब उसको हम लोग डिजीज फ्री कहते, जबकि योग हमें दिखाता है कि रोग की बात ही हम न करें, हम सिर्फ स्वस्थ रहने की बात करें। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो रोग हमें पकड़ेगा ही क्यों। यही योग का मेन कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से है। शरीर में दो तरह के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। इंसान को अपने दैनिक जीवनचर्या में आमतौर पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ज्यादा इस्तेमाल करना होता है, आजकल के दौड़ भाग वाली जिंदगी में। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन को और शरीर के विभिन्न अंगों को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सब निस्सर्गित होते हैं और अल्टीमेटली कॉर्टिसोल हमारे शरीर में सिंपैथेटिक हार्मोन की वजह से सिक्रीट होता है। तो ये एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन जो न्यूरोट्रांसमीटर और ये कॉर्टिसोल मिलकर हमारे शरीर तो ये बहुत एक्टिव स्टेज में होता है, या कोई बात होती है, कोई हमारे साथ समस्या होती है तो हम ये हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन जब क्रॉनिक ये होता रहता है, कई दिनों, कई महीनों, कई सालों से ये चलता रहता है, तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल की वजह से बहुत सारी स्थितियां आ जाती है। इंक्रीज ऑफ कॉर्टिसोल और इंक्रीज ऑफ एपिनेफ्रिन की वजह से स्ट्रेस हमारे शरीर में बढ़ता है, इसकी वजह से शुगर बढ़ने के चांसेस होते हैं। इनफैक्ट जो भी डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनके लिए कॉर्टिसोल हानिकारक होता है। कोई भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने से शुगर बढ़ जाया करता है। तो कॉर्टिसोल और ये सारे एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन एसीपीएस एक्सिस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओवर एक्टिविटी से होता है, जो आजकल के दौड़ भाग वाली जिंदगी में ज्यादा व्याप्त है। योगाभ्यास से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट होता है। ठीक सिस्टम का जो उलट है, पैरासिम्पैथेटिक वो एक्टिवेट हो जाता है। तो उसमें गाबा यानी गाबारिक एसिड, गाबा करके एक न्यूरोट्रांसमीटर है, सीरोटोनिन है, ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं। वेगल टोन बढ़ जाता है, जिससे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो बुरे असर है वो न्यूट्रलाइज होने में मदद। आवाज कट योग की वजह से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से, सिंपैथेटिक बैलेंस होने की वजह से पूरे हमारे शरीर में एक बैलेंस की स्थिति आ जाती है। तो हम बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए योग को हम ना करें और हमारे शरीर में बैलेंस के लिए सतत प्रक्रिया में हम लोग रहें, ये योग करें ना, योग को जिए। यही मेरा फाइनल मैसेज है और मैं इससे ज्यादा और क्या बोलूं। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर राकेश पंडित जी हैं जो कि विस्तृत रूप से हमें जानकारी देंगे। ओवर टू यू डॉक्टर अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। हमारे साथ उड़ीसा से डॉक्टर युधिष्ठिर नायक जी भी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर बलदेव सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मीनाक्षी, आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और आरोग्य भारती काशी प्रांत के फेसबुक पेज पे जितने भी लोग इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। अब हम अपने आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर राकेश पंडित जी भाई साहब को सादर आमंत्रित करते हैं, जो अपने विषय पर आज चर्चा करेंगे। भाई साहब कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। भाई साहब, डॉक्टर राकेश पंडित जी भाई साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। भाई साहब हमने स्क्रीन शेयर ऑन कर दिया है, आप कर सकते हैं। नहीं, मैं आपसे नहीं करूँगा जी भाई साहब। आज के इस कार्यक्रम में काशी प्रांत आरोग्य भारती के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रनील बसु जी, डॉक्टर अवनीश पांडे जी तथा अन्य महानुभाव जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आज मुझे जिस विषय पे बोलना है वो है मन और शरीर में संतुलन कायम करने के लिए योग का क्या महत्व हो सकता है। क्योंकि संतुलन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। संतुलन के बिना कोई भी गाड़ी या जैसे दो पहियों वाली गाड़ी होती है, अगर एक पहिया छोटा बड़ा है या डिफेक्टेड है तो चल नहीं सकता। इसी तरह परिवार है,
परिवार में भी अगर परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं रखेंगे तो परिवार नहीं चल सकता। इसी तरह व्यक्ति जो है, जो कि एक सेपरेट एंटिटी है जिसमें शरीर और मन दो मुख्य है इसके भाग, अगर उनमें संतुलन नहीं रहेगा तो व्यक्ति सर्वाइव ठीक से नहीं कर पाएगा और उसका जो योगदान इस समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए हो सकता है वो नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा और वो कई प्रकार की बीमारियों से या रोगों से ग्रस्त हो सकता है। वैसे तो मनुष्य अपने शरीर एवं मन को संतुलित रखने का प्रयास करता है, यत्न करता है सारी उम्र तक। जैसे हम देखते हैं एक नट होता है, सर्कस में होता है जो कलाकार, वो एक पतली रस्सी के ऊपर या डोरी के ऊपर या एक तार के ऊपर वो चलता हुआ दूर तक जाता है और अपना संतुलन बनाए हुए बांस के साथ या किसी अन्य साधन से वो उसको पार करके लोगों की जो दर्शक वहां होते हैं उनकी तालियां, उनकी प्रशंसा प्राप्त करता है, उसको धन की भी प्राप्ति होती है, उसको प्रसन्नता भी प्राप्ति होती है। वैसे ही हमारे ऋषि मुनियों, संत तपस्वियों द्वारा हमें एक विशेष प्रकार का विज्ञान एवं तकनीक योग के रूप में एक उपहार दिया है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में बहुत ही श्रेष्ठ अद्वितीय संतुलन एवं शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम अपने मन और शरीर में संतुलन बनाकर स्वस्थ, सुखी तथा सृजनात्मक क्रिएटिव लाइफ अपनी जी सकते हैं और आनंद का लुत्फ उठा सकते हैं। हम जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा है, क्योंकि हम जिस विचारधारा में विश्वास रखते हैं, जिस विचार में हमारी भारतीय संस्कृति विश्वास रखती है, हम जानते हैं आत्मा सब जगह एक है और परमात्मा के साथ उसका संबंध है। लेकिन व्यक्तियों में अलग अलग आत्मा रहती है, तो उस आत्मा को उस परम आत्मा के साथ जोड़ने का जो श्रेष्ठ कार्य है, शुभ कार्य है, वो योग के माध्यम से हम बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हमारे शास्त्रों में योग की परिभाषा लिखी है, ये संस्कृत की युज जो धातु है उससे बना है, जिसका मतलब जोड़ना, समन्वय करना या इंटीग्रेट करना, एक रूप होना। तो इस तरह मनुष्य की आत्मा का जो परम दिव्य परम आत्मा है, प्रकृति है, उसके साथ जो एक समावेश होना, इंटीग्रेशन होना, ये योग के माध्यम से संभव है, इसलिए इसका नाम योग रखा गया है। योग मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक पहलुओं में एक विशेष समन्वय, समावेश या इंटीग्रेशन करने का कार्य करता है। वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर आधारित हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति के वाहक ऋषि वशिष्ठ, ऋषि पतंजलि जैसे अनेकों ऋषियों ने योग के बारे में हमें शिक्षा दी है, अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से। महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा की है, हम सब जानते हैं, वैसे मैं दोहरा रहा हूं आप सबके लिए। योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग का मतलब है चित्त की, अपने मन की वृत्तियों का, इच्छाओं का, आकांक्षाओं का मन से निरोध करना, उनसे दूरी बनाना, यही योग करता है। यानी योग स्थिरता पैदा करता है मन में। ये योग की परिभाषा महर्षि पतंजलि ने दी है। भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश देते हुए योग को कर्म के साथ जोड़ा है। उनका कहना है, उन्होंने योग की परिभाषा करते हुए लिखा है, योगः कर्मसु कौशलम। उन्होंने व्यक्ति के कार्य से, उसके प्रोफेशन से, उसकी कार्य क्षमता से योग को जोड़ा है। उनका कहना है जो व्यक्ति अपना कार्य पूरे क्षमता से, पूरी कुशलता से, पूरे एक्सपर्टाइज से करता है, वही योग है। आगे वो लिखते हैं, योगः समत्व योग उच्यते। समत्व का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, संतुलन, एक रूपता, समता, संतुलन, साम्यावस्था, हार्मोनी भी जिसको हम कह सकते हैं, हार्मनी, सामंजस्य, एकता, समरसता, तालमेल, तुल्यता, समतुल्यता, ये ऐसे शब्द है। ये इसका मतलब बिल्कुल एक रूपता, समरसता होना ही योग कहा जाता है। फिर दुख के संयोग से वियोग ही योग है, ऐसी भी एक परिभाषा हमें देखने को मिलती है। दुख के संयोग से वियोग
करवाता है योग, या दुख से अलगाव हो जाता है जब, तो उस अवस्था को भी योग कहा गया है। एक और बात, जैसे डॉक्टर अभी इंद्रनील बसु जी बोले थे अपने उद्बोधन में कि योग केवल आसन नहीं है, पोस्चर नहीं है, तो मैं भी वही बात को दोहराना चाहूंगा। योग केवल योगासन या व्यायाम या कसरत नहीं है, ये शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा का समन्वय करने का एक साधन है तथा तनाव मुक्त आनंदमय जीवन जीने का एक साधन है। महाराज ऋषि पतंजलि ने हजारों वर्ष पूर्व योग का वर्णन करते हुए योग के 8 अंगों की परिभाषा हमें बताई है, 8 अंगों के बारे में बताया है, जिसको अष्टांग योग कहा गया है। अष्टांग योग पूरी तरह प्रायोगिक विषय है, जो कि व्यक्ति को अपने आप से पहचान कराने में सहायता करता है। जी भाई साहब अनम्यूट करिएगा भाई साहब जी भाई साहब कंटिन्यू करिए आप। योग के 8 अंगों के बारे में बताया गया। अष्टांग योग हम जानते हैं कि अष्टांग योग हठ योग के अंतर्गत है या दूसरे योग हैं, कर्म योग भी है, राजयोग भी है, लेकिन जो महर्षि पतंजलि का योग है उसमें 8 प्रकार के अंग योग के बताए गए हैं। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनके बारे में विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे से लगता पूर्व वक्ताओं ने भी पिछले जो कल का सेमिनार या उससे पहले का था उसमें इनके बारे में बातचीत की होगी, तो इनमें विस्तार से मैं नहीं जाना चाहूंगा। तो योग जीवन को पूर्णता प्रदान करने का एक साधन है, जैसे मैंने बताया, कंप्लीटनेस, परफेक्टनेस, जो अल्टीमेट परफॉर्मेंस हमारे जीवन में हो सकती है, इसको अचीव करने का योग एक साधन है। अष्टांग योग के जो प्रथम 2 अंग हैं, यम और नियम, वे मन की शुद्धि के लिए तथा स्वस्थ रहने के लिए बताए गए हैं। मेंटल एंड सोशल वेलबींग की स्थिति को प्राप्त करने के लिए यम और नियम का अभ्यास करना चाहिए। आसन, प्राणायाम जो है वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। यहाँ आसन का अभ्यास करने से शरीर सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है, उसकी बाहरी और आंतरिक जो क्रियाशीलता है वो रेगुलेट होती है, नियमित होती है, अच्छी तरह कार्य करती है। वहीं प्राणायाम के अभ्यास से हमारे जो श्वसन तंत्र है, हमारे फेफड़े हैं, हमारे सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सुधार होता है, और हमारे जीवन में हमारे शरीर के लिए जो प्राण वायु हमें चाहिए उसको अधिकाधिक कैसे प्राप्त हो, हमारी बॉडी के जो लास्ट सेल है, हमारे किसी भी अंग का लास्ट अंतिम कोशिका तक अच्छी प्राण वायु ऑक्सीजन प्राप्त हो, इसके लिए प्राणायाम का जो महत्व बहुत ज्यादा है। इसके बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये हमारी जो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक जो हमारी सेहत है, स्वास्थ्य है, वेलबींग है, उसके लिए बहुत आवश्यक है। इनको अभ्यास करके हम आध्यात्मिक अंतिम जो हमारा लक्ष्य है, परम आत्मा के साथ मिलना, उस रास्ते के ऊपर हम आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि जो 8 अंग योग के बताए गए हैं वो अलग अलग प्रकार के उसके लाभ हमारे शरीर को मिलते हैं। एक किसी वेस्टर्न फिलोसफर ने, दार्शनिक ने कहा है, योग क्या है? योग एक साइंस ऑफ साइंसेस है, आर्ट ऑफ आर्ट्स है, जो कि हमारी कैपेसिटी को इतना मास्टर कर देता है कि वो जो बुरी
बातें हमारे जीवन में होती हैं, हमारे विचार बुरे आते हैं, उनको भी ये हैंडल कर सकता है। ऐसे योग के माध्यम से हमें शक्ति प्राप्त होती है। योगासन के बारे में संक्षेप में बताना चाहूंगा। योगासन जैसे शास्त्रों में बताया गया है, शरीरा सुखम आसनम, कंफर्टेबल पोस्चर जो भी है जिससे कि हमारे शरीर को आनंद मिलता है, आराम मिलता है, उसको आसन कहा गया है। हठ योग के अनुसार शरीर की योगासन शरीर की वह पोजीशन है या वह पोस्चर है जिसमें शरीर के भिन्न भिन्न अंग, चाहे वो बाहरी अंग है, हमारे हाथ पैर है, सिर है, कान है, टांगे हैं, तथा आध्यात्मिक अंग, चाहे हमारे आध्यात्मिक अंग फेफड़े हैं, लिवर है, स्प्लीन है, किडनीज है, इंटेस्टाइन है, स्टोमक है, तथा जो एंडोक्रीन ग्लैंड्स होती है हमारी, उन सब के कार्य की क्षमता को बढ़ाने के कार्य करते हैं। उसके साथ साथ उनकी डेवलपमेंट भी करते हैं, उनके कार्य करने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं कहूँगा, जैसे भुजंगासन है, भुजंगासन का यदि हम अभ्यास करते हैं तो उससे हमारे गर्दन, कंधे, पीठ तथा रीढ़ की हड्डी का व्यायाम होता है, उसका विकास होता है। उसमें जो छोटे मोटे दोष हैं वो दूर पर्याप्त हो जाते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो मयूरासन है एक अंग आसन, मोर की तरह जिसमें पोस्चर रहता है। इसका प्रभाव हमारे शरीर के आभ्यंतरिक अंगों पर पड़ता है, जैसे आंतें हैं, लिवर है, स्प्लीन है, उनकी कार्यशीलता को बढ़ाने के लिए मयूरासन का प्रयोग करते हैं। इस तरह अलग अलग कैटेगरी के आसन है जो कि हमारे शरीर के बाहरी और आभ्यंतरिक अंगों को, उनकी कार्यशीलता को बढ़ाते हैं, उनका विकास करते हैं और हमारे जीवन में विकास को आगे ले जाते हैं। शरीर और मन का विकास तो होता ही है योग के अभ्यास से, इसके साथ साथ चिर यौवन भी प्राप्त होता है। चिर यौवन का मतलब लंबे समय तक व्यक्ति स्वस्थ और युवा रह सकता है। ऐसे बहुत से अनेकों उदाहरण हम देख सकते हैं कि जो लोग योग का अभ्यास करते हैं 100 साल, 90 साल, उससे ऊपर भी वो जीवित रहते हैं और सक्रिय अवस्था में रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा, एक 102 वर्ष के व्यक्ति बहुत जो कठिन से कठिन योग आसन है उनको बहुत आसानी से करते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी तरह 98 साल की महिला जिसके कि बच्चे हैं, बच्चों के भी आगे बच्चे हैं, उनके भी आगे बच्चे हैं, वो एक गृहस्थ महिला होते हुए योग का नियमित अभ्यास करती थी और आज भी वो बहुत परफेक्शन के साथ योग अभ्यास करती हुई उस वीडियो क्लिप में दिखाई देती है। तो इसका मतलब कि योग का अभ्यास करने से हम लंबी उम्र तो पाते ही हैं, साथ में लंबे समय तक हम युवा भी रह सकते हैं। ऐसा योग से हमको लाभ प्राप्त होता है। योग का अभ्यास करने से शरीर में मानसिक तनाव कम होता है, मन का भी तनाव कम होता है। जो स्टिफनेस है, अकड़न है, जकड़ाहट है, स्पाज्म है हमारे शरीर में कहीं भी, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, उसको योग का अभ्यास, योगासन है, वो कम करते हैं। योग के अभ्यास से चिंता, भय, अवसाद, निराशा, डिप्रेशन, इन सब से हमें मुक्ति मिलती है। जिनको नींद की समस्या रहती है, हमारी नींद की क्वालिटी को योग का अभ्यास जो है वो बहुत बढ़ा देता है। उसकी अच्छी सुचारू रूप से जो नींद है वो आने लगती है जो लोग योग का अभ्यास करते हैं। ये तो योग के सामान्य लाभ हैं। जैसे मैंने कहा, इससे शरीर में लचीलापन आता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, सात्विकता आती है, इक्विलिब्रियम आता है, हार्मोनी आती है हमारे शरीर में, चाहे शरीर के बाहरी अंग हो चाहे भीतरी अंग हो। हमारी मांसपेशियां हैं, उनकी मसल टोन इंप्रूव होती है। शरीर की शक्ति, बल, प्रतीक्षा के साथ साथ रोगों से लड़ने की शक्ति, जो इम्यूनिटी है हमारी, वो भी योग के अभ्यास से सामान्यता बढ़ती है। ऐसा देखा गया है, ऐसा बताया भी गया है हमारे शास्त्रों में। ये तो सामान्य लाभ है योग का, योगासन तथा योग के अन्य जो अंग हैं उनका अभ्यास करने के। लेकिन योग का सामान्य अभ्यास करने के से भी हमें बोनस के रूप में बहुत सी अच्छी पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स योग के मिलते हैं हमारे शरीर में। जैसे मैंने पहले भी बताया, चिंता आजकल सबसे बड़ा कारण है, स्ट्रेस और टेंशन, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, उससे मुक्ति मिलती है। हमारी स्मरण शक्ति तेज होती है, हमको चीजें ग्रहण करने की शक्ति हमारी बढ़ जाती है।
जो हमने याद किया है, पहली बार देखा है, उसको याद करके और दोबारा रिकॉल करने की जो हमारी क्षमता है हमारे शरीर की और मन की, वो भी बढ़ती है। और इसके साथ ही शरीर में संतुलन, मन और शरीर का संतुलन, बैलेंस, जो शरीर मन सोचता है शरीर वैसा ही करता है, और ये शरीर वैसा कर रहा है, मन उसी के अनुसार अपने आप को ढालता है। इस तरह का जो एक कैपेसिटी है हमारी, वो योग के माध्यम से हमें मिल सकती है। योग का यदि मानसिक या बौद्धिक लाभ देखें तो इसमें हमें ध्यान लगाने में सहायता मिलती है। ध्यान का मतलब फोकस, कोई विषय है उसके ऊपर ध्यान लगाना है, उसके ऊपर हमें विचार करना है, चर्चा करनी है। उसके माध्यम से योग का यदि हम अभ्यास करते हैं तो हमें फोकस करने में सहायता मिलती है। कोई भी विषय को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसमें क्लैरिटी ऑफ विजन, स्पष्टता हमें बढ़ जाती है। विषय को ग्रहण करने की जो हमारी क्षमता वो बढ़ती है, तथा नई नई जानकारी जो कि हमारा विषय भी नहीं है, भाई साहब से हमारा संपर्क छूट गया अभी, भाई साहब फिर दोबारा ज्वाइन करते हैं। बहुत ही अच्छा उद्बोधन चल रहा है भाई साहब का, और आशा करते हैं कि जल्दी ही भाई साहब दोबारा हो जाएंगे। हाँ जी जी भाई साहब, जी भाई साहब। ये सिग्नल की प्रॉब्लम है बीच बीच में। हाँ जी, तो मैं अगर कहूँ कि योग का अभ्यास करने से जो सामान्य लाभ होता है, बोनस प्राप्त होता है, वो एक तरह से मूलधन से भी ज्यादा है। जैसे जो हम कभी बैंक से या कहीं से लोन लेते हैं तो मूलधन के ऊपर हमें ब्याज देना पड़ता है, फिर उसके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ता है। इसी तरह यदि हम योग का अभ्यास करते हैं नियमित तौर के ऊपर, तो सामान्य लाभ तो हमें मिलता ही है, हमें इससे चक्रवृद्धि लाभ योग के माध्यम से प्राप्त होता है, मेरा ऐसा मानना है। यदि हम आरोग्य की दृष्टि से देखें, ये तो सामान्य लाभ जो हमारे शरीर में, हमारे मन में हमको मिलते हैं योग के अभ्यास से, तो बहुत सारे ऐसे लाभ हमें मिलते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य को, शरीर स्वास्थ्य है या मानसिक स्वास्थ्य है, उसको ठीक रखने के लिए, तथा छोटे मोटे जो विकार हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं उनको दुरुस्त करने के लिए भी योग का बहुत बड़ा लाभ है। आरोग्य की दृष्टि से देखें तो योग या अभ्यास, चाहे वो योगासन हो, प्राणायाम हो, ध्यान हो, इन सब से, जैसे मैंने बताया, इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी, दोनों तरह की इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी शारीरिक इम्यूनिटी भी बढ़ती है और मानसिक इम्यूनिटी भी बढ़ती है। शारीरिक इम्यूनिटी के बारे में हम सब जानते ही हैं, रोगों से लड़ने की शक्ति। मानसिक इम्यूनिटी के बारे में हम जानते होंगे, लेकिन मैं बताना चाहूँगा, जैसे हम जिस वातावरण में रहते हैं, कहीं काम करते हैं, मान लीजिए ऑफिस में काम करते हैं, जो हमारा बॉस है वो बहुत क्रूर प्रकृति का है, छोटी छोटी बात के ऊपर हमको बार बार डांटता रहता है, गुस्से होता है और बहुत परेशान करता है हमको। तो आमतौर पे ऐसा होता है कि जो दफ्तर में परेशान होके आएगा वो अपनी परेशानी, स्ट्रेस या टेंशन घर आके अपने पत्नी, अपने बच्चों और परिवार के सदस्यों पे निकालता है या अपने मित्रों पे निकालता है। लेकिन यदि जो व्यक्ति योग का नियमित अभ्यास करता है, उसमें मानसिक भी आती है, एक बफर स्टेट उसमें बन जाती है। हम सब, शायद मुझे लगता है अधिकतर आरोग्य से जुड़े लोग हैं, वो मेरी बात को अच्छी तरह समझेंगे। हमारा जो मस्तिष्क है उसके अंदर अखरोट की आकृति का हमें एक रचना संरचना दिखाई देती है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर जिसको कहते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है, जो भी बाहर से किसी प्रकार भी कोई इंपल्स आती है, कोई बात आती है, कोई विचार आता है, कोई दृश्य आता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के माध्यम से हमारे ब्रेन में जाता है, वहां से फिर हाइपोथैलेमस, उसके बाद फिर नीचे जाके जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके ऊपर उसका प्रभाव जाता है। जो लोग योग का नियमित अभ्यास करते हैं उनका सेरिब्रल कॉर्टेक्स इतना इंप्रूव हो जाता है, उसमें खासकर ग्रे मैटर इतना इंप्रूव हो जाता है, उसकी क्वालिटी, उसका टेक्सचर, कि जो बाहर से आने वाली बुरी इंपल्सेस हैं
उनको वो बीच में अब्जॉर्व कर लेता है, वो आगे ट्रांसमिट नहीं करता हाइपोथैलेमस में या नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड में या अन्य ग्लैंड्स में। उससे क्या होता है, जो उनका बुरा प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ सकता है वो रुक जाता है वहीं पे। तो योग अभ्यास का एक बहुत बड़ा ये फायदा है कि इससे हमारे मानसिक इम्यूनिटी मिलती है, जो बैड इम्पल्सेस है उनको रोकने की, उनको बाहर ही रखने की क्षमता में वृद्धि होती है। ये योग का प्रभाव है। इसके साथ साथ रोगों से बचाव होता है। जैसे मैंने पहले कहा, बुढ़ापा जो है जरा रोकता है, ओल्ड एज का प्रोसेस है उसको स्लो करता है, एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है, उसमें ब्रेक लगाता है। हमने कई बार देखा होगा जो अच्छा योग करते हैं, एक तो उनको चेहरे पे हमें अलग तरह का तेज दिखाई देता है, साथ में यदि वास्तविक आयु उनकी हम कंपेयर करें तो उस आयु से कहीं कम दिखाई देते हैं। ऐसा अक्सर हमको देखने को मिल जाता है। और एक फील गुड की स्थिति रहती है, हर समय एक आंतरिक आनंद की स्थिति में व्यक्ति रहता है। ये योग का अभ्यास करता है, सदा ही प्रसन्न रहते हैं। ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे मुस्कुराते रहेंगे, या दूसरे लोग कहते हैं यार ये ऐसा व्यक्ति है, कभी भी जाओ कभी भी गुस्से में इसको नहीं देखा, कभी भी ये उत्तेजित नहीं होता, कभी भी ये किसी से कोई बुरी बात नहीं कहता। तो योग का एक पॉजिटिव बहुत अच्छा प्रभाव हमारे व्यवहार पर और हमारे जीवन में रहता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बायोफीड लैब है एक, वहाँ पे मैं जब पढ़ता था, वहाँ मैंने BHU से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। तो वहाँ पर बायोफीड लैब में योग के कारण हमारे शरीर में तथा मस्तिष्क में किस किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है। प्रोफेसर KN उडुपा थे, उनके टाइम में था मैं वहाँ पर। उसके अलावा भी देश में अन्य संस्थान है यहाँ पर योग के ऊपर, विदेशों में भी योग के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है, जिससे योग असल में हमारे शरीर में क्या करता है, ब्रेन में क्या करता है, रक्त में क्या करता है, हमारे मांसपेशियों में क्या करता है, इसके ऊपर जो रिसर्च हुई है उससे बहुत ही सकारात्मक हमें जानकारी मिलती है। बायोफीड साइंटिफिक रिसर्च से हमें पता लगता है कि योगाभ्यास करने से हमें कई प्रकार के फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, साइकोलॉजिकल जो बदलाव है, पॉजिटिव बदलाव है हमारे शरीर में मिलते हैं। मुख्यतः भार में कमी, फेफड़ों में वाइटल कैपेसिटी में वृद्धि होना, सांस की गति कम होना, शरीर में सुडौलता आती है, चेहरे पे एक तरह का तेज जो धीरे धीरे उभरने लगता है, मंद मंद मुस्कान के कारण हमारा चेहरा सदा ही दूसरों को आकर्षित करता है। इस तरह योग का अभ्यास से देखा गया है। हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, जो लिपिड्स का लेवल है उसको कम करता है। इसके अलावा अन्य जो दूषित पदार्थ हमारे शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं मेटाबॉलिज्म के कारण, उनको भी शरीर में कम रखता है, उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है योग। ऐसा बायोफीड लैब से के जो अनुसंधान है उनसे सिद्ध हुआ है। हमारे शरीर की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनकी इस कार्यशीलता को ये बढ़ाता भी है, उनका विकास भी करता है, उनको रेगुलेट भी करता है। BHU में मैंने देखा कि इसके ऊपर ऐसी रिसर्च हुई थी कि ये इसका योग का प्रभाव रेगुलेटरी प्रभाव है, रेगुलेट करता है उसको। मान लीजिए किसी थायराइड ग्लैंड का उदाहरण लें, उसका यदि जो थायरोक्सिन है उसका सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है तो उसको कम करेगा, यदि कम है तो उसको बढ़ाएगा। रेगुलेटरी प्रभाव इसका देखा गया है साइंटिफिक तौर पे। यदि साइकोलॉजिकल या मानसिक इसके प्रभाव को देखें तो ऐसा पाया गया है कि योग का अभ्यास करने से, विशेषकर जो छोटे बच्चे अगर बचपन से योग का अभ्यास करते हैं तो उनका IQ, बुद्धिमत्ता का जो पैमाना है, उनका इंटेलिजेंस है वो बढ़ जाती है। जो निद्रा की हमारी स्थिति है वो उसमें सुधार होता है। जो मानसिक क्षमताएं, हमारी मेंटल फैकल्टीज हैं, हमारे जो क्षमता हैं बहुत सारी, हमारी सोच है, हमारे विचार है, क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, पॉजिटिविटी है, इसको बढ़ाने का काम भी योग के माध्यम से होता है। और एक और देखा, जो लोग योग का अभ्यास करते हैं नियमित तौर के ऊपर, उनके जीवन में शारीरिक और मानसिक उतार चढ़ाव कम आते हैं, क्योंकि योग उन सब चीजों को संतुलित करने में
उनको बैलेंस करने में, हार्मोनी लाने में सहायक होता है, जिससे कि योग व्यक्ति एक स्वस्थ और प्रसन्न जीवन व्यतीत कर सकता है। डॉक्टर इंद्रनील जी ने कहा था कि योग का प्रयोग हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए करें, अपने जीवन को ठीक रखने के लिए करें। ऐसी बहुत सी खोज तथा अनुभव प्रयोग हुए हैं हमारे देश में भी। SVSI यूनिवर्सिटी है बेंगलोर में, वहाँ पर भी योग के ऊपर विशेष रिसर्च होती है। अन्य भी कई देशों में भी जो रिसर्च हुई है, उससे ये पता लगता है कि योग का नियमित अभ्यास करने से डायबिटीज मेलाइटिस, मधुमेह जैसे रोग हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, जो पाचन तंत्र के रोग हैं, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के रोग हैं, फ्लैचुरेंस रहती है, किसको कॉन्स्टिपेशन रहती है, वह भूख नहीं लगती, ऐसे रोगों को का उपचार योग के माध्यम से हो सकता है, होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, जैसे शाटिका जैसी नाड़ी तंत्र के जो रोग है, लो बैक पेन है, इस तरह के बहुत सारे रोगों को, आर्थराइटिस है, संधियों के रोग हैं, उसका उपचार भी योग के नियमित प्रयोग से किया जा सकता है। मानसिक तौर पे देखें तो सबसे बड़ा जो इसका लाभ है वो हमारे मन में निराशा की स्थिति को दूर करने का है। ऐसे प्रयोग किए गए हैं जिसमें योग कराया गया है और उनमें जो निराशा दूर करने वाले हार्मोन्स हमारे शरीर में, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनकी सक्रियता बढ़ जाती है, उनका सिक्रीशन बढ़ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति निराशा, अवसाद या डिप्रेशन से बच सकता है, उसका उपचार हो सकता है। अभी हमने देखा थोड़े दिन पहले बॉलीवुड के एक एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने निराशा में आकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। तो इस तरह बहुत से उदाहरण हैं, हर रोज मुझे लगता है ऐसा दुनिया में हजारों लोग डिप्रेशन के कारण सुसाइड करते हैं या अन्य कार्य करते हैं जिससे उनको चोट पहुंचती है। तो इन सब का बहुत सस्ता, सुलभ और बिना किसी विशेष धन खर्चे योग का अभ्यास करके बीमारियों से बचा जा सकता है। फिर जैसे मैंने कहा, हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करता है, तनाव को कम करता है, उत्तेजना जो है हमारी चित्तोद्वेग, एंग्जाइटी है, उसको नियंत्रित करता है और एक पुनः संपर्क कट गया भाई साहब से। हाँ जी, जैसे मैं अपनी बात कह रहा था, आ रही आवाज आ रही? जी आ रही भाई साहब, आ रही। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो हेल्थ हॉस्पिटल है, हेल्थ इंस्टीट्यूट है, वहाँ योग के ऊपर बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं जिनसे हमें बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य हमें सामने आए हैं। उस इंस्टीट्यूट ने योग के माध्यम से शोध करके ये निष्कर्ष निकाला कि नियमित 3 मास तक, लगभग 8 सप्ताह तक यही योगाभ्यास करते हैं तो उनमें जो वॉलंटियर्स थे उनमें एंजाइटी, उत्तेजना, चित्तोद्वेग या उत्साह, जो नेगेटिव उत्साह जिसको कहते हैं, लड़ने की, जैसे झगड़ने की जो प्रवृत्ति है वो कम पाई गई है। जो स्ट्रेस हार्मोन है, कोर्टिसोल और एड्रेनालिन, उनका जो सिक्रीशन लेवल है वो कम पाया गया है 8 सप्ताह तक लगातार योग का अभ्यास करने से। ऐसे व्यक्तियों में जो पॉजिटिव प्रभाव मिले हैं उसमें उनके कॉन्फिडेंस की अधिकता पाई गई है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, नींद की क्वालिटी उनकी बड़ी है, फील गुड जो उनमें एक सेंस है, हर समय अच्छा आनंद की स्थिति जो है उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। योग करने से हमारे मस्तिष्क में रक्त का स्राव बढ़ता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, जो ग्रे मैटर है हमारा, उसमें वृद्धि होती है। ग्रे मैटर में वृद्धि होने से उसकी क्वांटिटी बढ़ने से
बहुत सारे अच्छे प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। ऐसा एक कहावत है जो कि साइंटिफिक जो खोज है उससे बिल्कुल सिद्ध होती है कि ये लोग योग करते हैं, योगी हैं जो नियमित तौर पे योग का अधिक से अधिक अभ्यास करते हैं, उनका दिमाग बड़ा होता है, अंदर से उनका जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो बढ़ जाता है, उसमें ग्रे मैटर जो है वो बड़ा हुआ पाया गया है। ऐसा साइंटिफिक खोजों ने सिद्ध किया है। इसके अलावा जो बाहरी प्रभाव है कि मांसपेशियों में जकड़न है, स्पाज्म है, टेंशन है, स्ट्रेस है, ये कम पाई जाती है जो लोग योग का प्रभाव करते हैं। ऐसा वैज्ञानिक जो खोज है उन्होंने भी सिद्ध किया है। योग का अभ्यास करने से जोड़ों में गतिशीलता की अधिकता होती है, क्रियाशीलता बढ़ जाती है, गति में नियंत्रण हो जाता है, ऐसा देखा गया है। जैसे उदाहरण देना चाहूंगा, जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, कोई पेंटिंग करता है, कोई गाना गाता है, या कोई और फाइन आर्ट्स के जो काम करता है, या इवन जो हमारे कंप्यूटर इंजीनियर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जिनको कि बहुत ही बारीक या माइन्यूट काम करना पड़ता है, जैसे आजकल कंप्यूटर के माध्यम से शल्य चिकित्सा भी शुरू हुई है, जिससे इनकी बहुत ही फाइननेस की आवश्यकता रहती है। ऐसे व्यक्ति यदि योग का अभ्यास करते हैं तो उनकी कार्य जो अपने अपने क्षेत्र में, उनकी कला में, उनके एक्सपर्टाइज में एक तरह का निखार आता है, उसमें शार्पनेस आती है, उसमें पैनापन आता है। ऐसा भी वैज्ञानिक खोजों द्वारा सिद्ध किया गया है। जर्मन के एक साइंटिस्ट ने सिद्ध किया है कि अगर एक सेशन हम योग का करते हैं तो एक सेशन योग का करने के बाद हमारे जो सलाइवा है, लार है हमारे मुंह में, उसमें कोर्टिसोल की मात्रा कम हो जाती है सिर्फ एक सेशन करने से। अब मानिए अगर लगातार हम करते हैं, 3 हफ्ते करते हैं, 8 हफ्ते करते हैं या आजीवन करते हैं, तो जो तनाव देने वाला जो हार्मोन है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो कितना कम होगा और हमारा जीवन कितना संतुलित, बैलेंस, हार्मोनियस हो जाएगा, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। और ऐसा वैज्ञानिक खोजों ने सिद्ध कर दिया है। इसी तरह जो दूसरे अच्छे हार्मोन है, सेरोटोनिन है, डोपामीन है, उनमें भी, उनकी सक्रियता में भी सुधार देखा गया है वैज्ञानिक खोजों के द्वारा, जो कि मन को शांत रखते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी मन को शांत रखते हैं और उन विपरीत परिस्थितियों को हैंडल करने की जो हमारी क्षमता है उसमें वृद्धि करते हैं, उसमें दक्षता हमें देते हैं, उसमें एक्सपर्टाइज प्रदान करते हैं। और जो कुछ नया करने की हमारे मन में इच्छा है, जो लोग योग का अभ्यास करते हैं नियमित तौर के ऊपर, उनमें क्रिएटिविटी, नया कुछ करने की, नवाचार, कोई इनोवेशन करने की जो क्षमता है उसमें उनमें बढ़ जाती है। ये योग के माध्यम से प्राप्त होता है। ये व्यक्ति एक जीवट, बिल्कुल लाइव, जैसे कोई कहते हैं बड़ा लाइवली है वो व्यक्ति, जीवट है, जब भी जाओ बिल्कुल उत्साह में मिलेगा, प्रसन्नता में मिलेगा, कोई भी काम बताओ तुरंत काम करने के तैयार होगा। इस तरह की स्थिति को अचीव कर थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है सर के साथ में अभी। जी सर, अनम्यूट करिएगा सर। जी सर। वो जो तनाव रहता है, ऐसे खिलाड़ियों के ऊपर एक खोज की गई। उन सभी खिलाड़ियों को 8 सप्ताह तक योगाभ्यास कराया गया, लगभग 40 मिनट रोज। उसके बाद उनकी क्षमताओं की बायोकेमिकल जांच की गई, उनके जो दूसरे सिम्टम्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उन सब से ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो खिलाड़ी योगाभ्यास करते थे, जिन्होंने योगाभ्यास किया, उसके बाद जब वो खेलने के लिए मैदान में गए तो उनमें जो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस खेल के दौरान होती थी वो लगभग 27% कम पाई गई अन्य खिलाड़ियों के मुकाबले। इसके अलावा जो फटीग या थकान हो जाती है खेलने के समय, क्योंकि इसमें बहुत तेजी से शारीरिक श्रम करना पड़ता है, वो भी उनमें काफी कम मात्रा में पाया गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे जो साइंटिफिक एविडेंस है वो भी योग के पक्ष में है, जो कि हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाने के लिए बाध्य करते हैं कि योग का अभ्यास करने से हम एक
आनंदमय सुपर जीवन अपना एक व्यतीत कर सकते हैं। हम देखते हैं ना, इतिहास में पढ़ते हैं कि फलाना व्यक्ति बहुत योग्य है। हम बहुत दूर नहीं जाएंगे, माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण लेते हैं, जैसा नियमित योग अभ्यास करते हैं और आजकल जब हम देखते हैं जो उनकी परफॉर्मेंस है एज ए व्यक्ति, एज ए एक लीडर, एक नेता और एक एडमिनिस्ट्रेटर, हम देखते हैं कि कितनी कार्यकुशलता, स्फूर्ति है, बिना विश्राम के कितने समय तक वो लगातार वो काम करते हैं, अनेकों प्रकार की गतिविधियां, एक्टिविटीज में भाग लेते हैं, वो दिशा निर्देश देते हैं और एक तरह से ये सुपर ह्यूमन की फीलिंग, जो एक परसेप्शन है, उनके बारे में बन जाती है। इसी तरह हम अपने इतिहास में देखें तो बहुत से ऐसे योगी पुरुष हुए हैं जिन्होंने योग के माध्यम से सुपर नेचुरल पावर्स जो है वो प्राप्त की। तो योग कोई ऐसे आर्ट नहीं है, कुछ ऐसा जादू नहीं है, कुछ मैजिक नहीं है, ये पूरी एक साइंस है जिसका अगर नियमित अभ्यास करेंगे तो विशेष प्रकार की जो हमें क्षमताएं हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं, जिसके माध्यम से हम बैलेंस अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि योग का जो अभ्यास है उसको एक हम कि आजकल कोविड फैला है या कोई हम बीमार हो गए हैं या बुढ़ापे में जाके हमको हार्ट अटैक हो गया है तो या हमको कोई और बीमारी हो, उसके बाद हम योग का अभ्यास करना शुरू करेंगे तो शायद उतने डिजायरेबल इफेक्ट हमको नहीं मिल पाएंगे। तो मेरा ऐसा निवेदन रहेगा कि बचपन से ही हम अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को योग के माध्यम से यदि उनको प्रेरणा देते हैं, उनको योग अभ्यास की आदत डालते हैं, घर में हम खुद करें, हमारे बच्चे करें, हमारा परिवार करे, तो जो हमारी वृद्धावस्था है वो डॉक्टरों के पास कर लगाने में नहीं बीतेगी, बल्कि अंतिम सांस तक हम क्रियात्मक, सृजनात्मक, क्रिएटिव और एक्टिव एक अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। ऐसा अपने जीवन में एक बहुत ही संतुलन, मन और शरीर में एक संतुलन रखते हुए इस समाज को, इस देश को बहुत कुछ दे पाएंगे। ऐसा मैं समझता हूँ कि मुझे आज इस विषय में इतना ही कहना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपकी ज्ञानवर्धक प्रबोधन के लिए। मैं देख पा रहा हूँ हमारे साथ डॉक्टर महेश दाधीच सर भी जुड़े हुए हैं। बहुत खुशी हो रही है सर आपको देखिए कि आप हमारे साथ हैं। वैद्य अनिल भारद्वाज भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अश्विन कुमार सर भी हैं हमारे साथ। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आरोग्य भारती विंध्याचल विभाग के विभाग प्रमुख डॉक्टर गणेश प्रसाद अवस्थी जी का आह्वान करता हूं कि वो आज के कार्यक्रम पे अपने विचार रखते हुए धन्यवाद ज्ञापित करके आप ही को शांति मंत्र का पाठ करना है और इस कार्यक्रम को समाप्त करना है। इसके पहले यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आपके प्रश्न आमंत्रित हैं। आप हैंड रेज कर दीजिएगा, हम आपको जो है अनम्यूट कर देंगे, या आप चैट बॉक्स में भी अपने प्रश्न डाल सकते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न, चैट बॉक्स ऑन हो गया है, आप चाहें तो अपने प्रश्न वहां पे डाल सकते हैं। वहां से हम आपके प्रश्न को, अगर किसी को वैसे प्रश्न हो वर्बली पूछना चाह रहे हैं तो कृपया हाथ उठाइएगा, हम आपको अनम्यूट कर देंगे। जी धन्यवाद। इससे पहले कि डॉक्टर जीपी अवस्थी सर का हम आह्वान करें, डॉक्टर महेश दाधीच सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सर 2 शब्द आप आज के कार्यक्रम के लिए। डॉक्टर महेश दाधीच सर। हाँ जी नमस्कार भाई साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 सर आ रही। हाँ मेरा नेटवर्क ज्यादा अच्छा नहीं है, इससे वीडियो ऑन नहीं हो पाएगा। जी सर आवाज बड़ी अच्छा है। आप आरोग्य भारती की तरफ से काशी प्रांत वाले बड़ा अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और निरंतर मेरे को पहले दिन से पता है कि 12 तारीख को आपने कार्यक्रम किया था सबसे पहले जी, 12 अप्रैल को जी इम्यूनिटी के लिए। जी उसके बाद निरंतर आपका जो प्रयास है असल प्रशंसनीय है और बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है। कई लोगों ने मेरे को फोन करके भी कहा कि आरोग्य भारती काशी प्रांत में आप अविनाश भूषण पांडे जी है, आप अतुल वासने जी है और सभी मिलके बड़ा अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। और अब तो आप बहुत ही प्रबुद्ध लोगों को आप बुलवा रहे हैं। आज जैसे राकेश पंडित जी का हुआ है, माननीय अशोक जी वासने जी का अपना हो चुका है,
तो सभी का पाछे इसको मिलता रहे और सभी लोगों को लाभ मिलता रहे। मेरी आप सभी लोगों को इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारे आगे भी आप इसी तरह का कार्यक्रम करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर जीबी अवस्थी सर, आपका हार्दिक स्वागत है सर। धन्यवाद अवनीश जी। आज के इस योग के संवाद में हमारे बीच में डॉक्टर राकेश पंडित जी ने अपने विचार रखे, बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने लगभग योग के सारे आयाम और योग के सारे तत्वों पर स्पर्श करने की उन्होंने चेष्टा की और बहुत ही सरल, सुगम, सुबोध, सुगम्य भाषा में उन्होंने अपनी बात रखी। सामान्यतः योग समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि खड़ दर्शन का वो एक हिस्सा है, दर्शन का ही हिस्सा है। फिलहाल यह जो क्रम चल रहा है 21 तारीख तक लगातार यह जो चलेगा, उसमें विभिन्न योग के विशेषज्ञ अपनी बात रख रहे हैं। तो एक ही विषय पर जब बार बार कोई वक्ता बोलता है तो उसका क्या लाभ मिलता है। कई बार होता क्या है कि जब कोई एक वक्ता बोलता है तो किसी एक एंगल से बोलता है, दूसरा बोलता है दूसरे एंगल से बोलता है, और जब हम सभी को सुन लेते हैं तो योग के सारे एंगल से हम भली भांति परिचित हो जाते हैं। और बिना बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, बिना मोटी मोटी रचनाओं को पढ़े, वह जो वक्ता बोलता है अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पित करता है। तो हम एक प्रकार से कह लें उस व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करते हैं इस उनके उद्बोधन के माध्यम से। हम इस प्रकार के कार्यक्रम से निश्चित रूप से काशी प्रांत के तमाम श्रोता जो फेसबुक पर जुटे हैं और जो इसको देखते हैं और उनके फोन भी आते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं और योग के प्रति वो जागरूक हुए हैं और योग से वे प्रभावित भी हुए हैं और योग के तरफ आगे बढ़ भी रहे हैं। तो ऐसे कार्यक्रम का निश्चित रूप से यह लोकोपयोगी है, जनोपयोगी है और सबके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यह तो केवल प्रवेश है, जब वो योग में ठीक ठीक प्रवेश कर जाएंगे तो एक बात कहना मैं चाहता हूँ कि एक परम पूज्य योगीराज स्वामी सियाराम जी महाराज थे। उन्होंने योग के बारे में उनसे प्रश्न किया गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं, आप क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं। आज मैं उन्हीं की बात आपको बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य है कि मैं पुरुषों तथा स्त्रियों में इस बात की जागृति पैदा कर दूं कि यदि वे व्यवहार को शुद्ध कर लें, आहार को सात्विक बना लें, शरीर को ठीक रख लें, विषयों से मन को हटाकर अंतर्मुखी कर लें, तो उनके भीतर इतना अकूत खजाना है जिसको पा करके वे अपने जीवन के चतुर्विध पुरुषार्थ, धर्मार्थ, काम, मोक्ष से लेकर जो यम यम चिंतयते कामम, जो उनकी अभिलाषा हो, सारी अभिलाषाओं की पूर्ति की सामर्थ्य योग के अंदर है। योग के शरण में जाकर के वे अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण कर सकते हैं। यह अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और उन्हीं की धन्यवाद के पात्र हैं। आरोग्य भारती के ढेर सारे प्रशंसक, हमारे सम्माननीय सदस्य भी इस जूम पर उपस्थित हैं। सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं और सबके प्रति आभार ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आभार। मैं एक सूचना देना चाहता हूं, जितने लोग जुड़े हुए हैं और जितने लोग फेसबुक पे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं लाइव, इसी समय 2 बजे से कल एक कार्यक्रम इसी क्रम में चलेगा जिसमें डॉक्टर रमेश जी गौतम भाई साहब का पाथेय प्राप्त होगा हमें, और साथ ही उसी कार्यक्रम में योग गुरु श्री भवनीकांत मिश्रा जी वो अपने विचार रखेंगे। तो इस कार्यक्रम को भी मिस मत करिएगा। आप लोग कल 2 बजे जरूर काशी प्रांत के फेसबुक पेज पे जरूर देखिएगा, आरोग्य भारती काशी प्रांत। और जूम की आईडी पासवर्ड भी मैंने सर्कुलेट कर दिया है, आपको मिल जाएगी। और परसों एक मेगा इवेंट कर रहे हैं योग दिवस 21 जून के अवसर पे, अपराह्न 2:30 बजे से। 2 बजे पहले कार्यक्रम था, उसको 2:30 बजे कर दिया। शायद ग्रहण वगैरह लग रहा है, ग्रहण का समय 2:05 तक है।
उस कार्यक्रम को 2:30 बजे से किया जाएगा। उसमें भी आप सभी सादर आमंत्रित हैं। सभी श्रोता वक्ता जो भी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सभी को मैं एक बार धन्यवाद ज्ञापित करते हुए शांति मंत्र के लिए पुनः जीपी अवस्थी सर का आह्वान करूंगा। ओम शांतिरान्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखादयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि यतो यतः शमीह चेततो नो अभयं कुरु शन्नः गुरुप्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः शान्ति शान्ति शान्तिर्भवतु। धन्यवाद। सभी को पुनः प्रणाम।